अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन की ये जो दूसरी कैटेगरी है स्काई वेव्स, इसको देखते हैं। तो स्काई वेव्स, इनका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी रेंज स्काई वेव्स की ये करीब 3 से 4 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसके पहले जो अपन ने ग्राउंड वेव्स देखी थी तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 3 मेगाहर्ट्ज था। ठीक है, 3 या 4, ये मतलब सैक्रोसैंक्ट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट ओवरलैपिंग रहती है। तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज 3 मेगाहर्ट्ज तक था और इसका 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक है। ठीक है, अच्छा, स्काई वेव्स का प्रोपेगेशन जो है, अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, तो आयनोस्फीयर की जो लेयर है वो एक्सटेंड करती है करीब 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। तो ये लेयर क्या हुई, इसमें देखें ये अर्थ का सरफेस अपन ने बना रखा है। ठीक है, तो सनलाइट जो आती है ना, तो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज भी उसका कंपोनेंट रहता है। जैसे ये सनलाइट आई तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सनलाइट का पार्ट है, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर देती है। ठीक है, उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं गैसेस के, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देगी तो मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो आयोनाइजेशन हुआ उसकी डेंसिटी किस तरह से वेरी करती है उसको देखते हैं। तो ये तो अपने को मालूम है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी जो है वो कम होती है। यहाँ पे सपोज यदि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ डेंसिटी इतनी रह जाएगी और यहाँ पे डेंसिटी और कम हो जाती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी को यदि अपन डिपिक्ट करें तो कुछ इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कुछ इस तरह से वेरी कर रही। ठीक है, तो जैसे आउटर मोस्ट जो आउटर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट तो ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर है तो अल्ट्रावायलेट लाइट तो ज़्यादा अवेलेबल है, बट वहां उतने मॉलिक्यूल ही नहीं है आयोनाइज होने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सपोज आयोनाइज मॉलिक्यूल्स हम बनाए तो यहाँ पे एक आयोनाइज मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ आयोनाइज मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा, और यदि नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा है। ठीक है, बट अल्ट्रावायलेट लाइट ही नहीं पहुंच पाती है वहां पे, तो फिर जो है वो आयोनाइजेशन की जो डेंसिटी है ना, वो फिर कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पहुंच पाती। तो बेसिकली क्या है, बीच में एक पोर्शन है जहां पे मैक्सिमम आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का ग्रेडियंट जो है एक तरह से, है ना, वो इस तरह से वेरी करता है कि शुरू में सबसे कम होगा, फिर बीच में एक पोर्शन आएगा जहां पे मैक्सिमम आयोनाइजेशन होगा, और फिर जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के पास हम आते जाएंगे तो आयोनाइजेशन जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो स्काई वेव्स के प्रोपेगेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वेरी करता है। तो 2 पॉइंट तो इसके हम लिख ही देते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एक तो वेरीज विथ हाइट, और क्यों वेरीज विथ हाइट ये तो अभी अपन ने देख लिया। अच्छा, ये क्या, इट वेरीज विथ टाइम ऑफ डे ऑल्सो। ठीक है, मतलब क्या, दिन का टाइम है या रात का टाइम है उस पर भी वेरी करता है, क्योंकि दिन में जो है सनलाइट है ना, यूवी लाइट जो है ज़्यादा अवेलेबल है, तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा डे टाइम में, और रात के टाइम पे कम होगा। ठीक है, और सीजन पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे दोपहर में 1 बजे का टाइम है तो गर्मी के टाइम में दोपहर के 1 बजे के टाइम में आयोनाइजेशन डिफरेंट होगा, और सर्दी के टाइम में डिफरेंट होगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो डिफरेंटली अवेलेबल है। ठीक है,
जो आयोनोस्फीयर की जो लेयर्स हैं, इनको बेसिकली 3 लेयर्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो ई लेयर, ठीक है, और तो ई लेयर की जो हाइट है वो 55 से 90 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, मतलब विड्थ है इसकी, है ना, इतनी थिकनेस रहती है ई लेयर की। और फिर उसके बाद में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं F1 लेयर, और उसके ऊपर एक लेयर है F2 लेयर। और आयनाइजेशन जो है वो, है ना, बढ़ रहा है इन द सेंस कि ई लेयर में सबसे कम, फिर F1, फिर F2, ठीक है। तो दिन के टाइम में तो आयोनाइजेशन का ग्रेडियंट जो है वो इतना क्लियर कट रहता है कि F2 और F1 लेयर को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रात के टाइम पे F1 और F2 लेयर मतलब बेसिकली एक तरह से कंबाइन ही कर जाती हैं, डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं अपन ये आयनोस्फीयर जो है वो स्काई वेव्स के प्रोपगेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें पहली चीज़ तो जैसे ये नोट करें कि यदि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो आयनोस्फीयर को पेनेट्रेट करके वो रे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, तो आयनोस्फीयर उसको रोक नहीं पाता है ना, वो सीधी निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि इस रेंज के अंदर भी, ये जो रेंज है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज जो है, इसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो आयनोस्फीयर में हायर डेप्थ तक ट्रैवल करेगी, ठीक है। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो कम डेप्थ से जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है वापस। और जो आयनोस्फीयर से जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो जब अपन ने स्नेल्स लॉ किया था उस टाइम पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया था, ठीक है, वो एग्जैक्टली वही फिनोमिना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही, ठीक है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो धीरे धीरे, है ना, कम होती जा रही, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो वेरी कर जाता है डेप्थ के साथ में, और वो इंश्योर करता है कि ये रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाए। तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी का वेरिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का वेरिएशन ये डिसाइड करता है कि रे जो है वो कहाँ से लौट करके आएगी, ठीक है। अब जैसे दो रेज यदि मैं बनाता हूँ, इसमें एक तो एक लाल कलर दे रहा हूँ, है ना, जिसमें मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये वेव यदि यहाँ से लौट करके आती है ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये वाली वेव जो है वो यहाँ से लौट करके आएगी, ठीक है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी यदि μ1 है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी μ2 है, तो μ2 जो है वो μ1 से ज़्यादा है, दिख रहा है। μ2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये आयनोस्फीयर को ज़्यादा एक्सटेंट तक ये पेनिट्रेट करेगी और वहाँ से लौट करके आएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि कोई भी रे जो है वो आयनोस्फीयर को कितना पेनिट्रेट करके लौटेगी, ये एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, पहला तो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ वेव विथ अर्थ सरफेस। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो ग्रीन वाली वेव है, इसका अर्थ सरफेस के साथ में यहाँ पे एंगल था थीटा, थीटा ए बोल देते हैं, ठीक है। तो ये F1 लेयर से लौट करके आ रही है, ठीक है। यदि इसको, ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम कम कर देते हैं, मतलब जो μ2 लेयर, μ2 रे है, इसको हम इस तरह से भेजते हैं कि ये थीटा ए की जगह ये एंगल जो है थीटा बी बना रही है, और थीटा बी ऑब्वियसली थीटा ए से कम है, दिख ही रहा है। तो ये जो है ये कम एंगल से भी लौट जाएगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कहीं पे जाके रिसीव होगी। तो इस डायग्राम से ये भी क्लियर है कि ये रे जो है वो आयनोस्फीयर के किस पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लौट रही है, ये वो भी डिसाइड करता है कि इस रे का रेंज कितना है, ठीक है।
मतलब ये ऑब्वियस है कि इस वाले केस में, ये जो सेकंड वाला केस है, इसमें रेंज ज़्यादा होगा, और जो फर्स्ट वाला केस है रे का रेंज कम है। ठीक है, तो स्काई वेव्स की यदि हम रेंज को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग तरह की स्काई वेव्स को डिस्कस करेंगे। पहली तो हो गई लो एंगल स्काई वेव। लो एंगल स्काई वेव कौन सी हुई? ये सेकंड वाली। तो ये जो स्काई वेव्स हैं, इनकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो रेंज काफ़ी रहती है, मतलब 2 से 3000 किलोमीटर दूर तक भी रिसीव हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ऐसा भी होता है कई बार, यदि ट्रांसमीटर का पावर यदि मतलब सफिशिएंट है, ठीक है, तो कई बार रेज जो हैं वो अर्थ से टकरा करके और फिर उसको हॉपिंग बोलते हैं, है ना, अर्थ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा जा करके आयोनोस्फीयर से टकरा के भी जा सकती है। तो जैसे मतलब इस तरह की चीज़ भी हो सकती है इसमें, कि जैसे ये रे गई, है ना, किस डेप्थ तक जा रही है, ये डिपेंड करता है कि, है ना, ऑब्वियसली आयोनाइजेशन कितना है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, और यदि सफिशिएंट पावर है यहाँ पे अवेलेबल इसको, तो हो सकता है एक बार फिर रिफ्लेक्ट हो करके और इस तरह से जो है वो जाए। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, है ना, इसको बोलते हैं हॉपिंग, हॉप करना। ठीक है, तो रे जो है इस तरह से हॉप करती है और इससे मतलब, है ना, रेंज ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मली होता है लो एंगल स्काई वेव में, कोई जरूरी नहीं है होगा, पर डिपेंडिंग ऑन पावर जो है वो रे हॉपिंग भी कर सकती है। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो ये हो गया, और एक हो गया आपका नियर वर्टिकल स्काई वेव। ठीक है, तो नियर वर्टिकल स्काई वेव जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली नहीं हो सकता, है ना, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में नहीं होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज की स्काई वेव होगी, जिसको आप नियर वर्टिकल छोड़ करके और वापस रिफ्लेक्ट करा करके ला सकते हैं। तो ऐसे केस में स्काई वेव की रेंज जो है कुछ मतलब जैसे 300 से 400 किलोमीटर हुआ, तो उसको लोकल एरिया में जो है वो आप उसके सिग्नल को हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्काई वेव का जो यूज़ है, स्काई वेव्स को हम यूज़ करते हैं शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और शॉर्ट वेव्स क्या हुई? इस फ्रीक्वेंसी रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको शॉर्ट वेव्स बोलते हैं। इनकी जो वेवलेंथ जो है वो 10 से 100 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो इन वेव्स को शॉर्ट वेव्स बोला जाता है, और शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्काई वेव्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अपन ने शुरू में डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो दिन में रात में वेरी करता रहता है। ठीक है, इन लेयर्स की जो डेप्थ है ना, वो भी वेरी करती रहती है। तो उससे जो है वो स्काई वेव्स के प्रोपेगेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सपोज किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन ने भेजी, और वो इस डेप्थ तक जा करके और फिर रिफ्लेक्ट होकर के और वापस आ गई, और यहाँ पे हमने उसको रिसीव किया। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या हो गई? ये रेंज हो गई उसकी। ठीक है, अच्छा, अब जो है सपोज थोड़ी देर बाद जो है वो सन की इंटेंसिटी बढ़ गई। ये सपोज रात का टाइम था, जो ये रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई, और अगले दिन सुबह जो है वो सन की इंटेंसिटी इतनी थी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, जो पहले यहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे, जो मैंने कहा था F2 लेयर में हाईएस्ट आयोनाइजेशन होता है, वो अब इस वाली लेयर पे अवेलेबल हो गया। तो अब ये रे जो है वो पहले रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। ठीक है, उतना ऊपर तक जाएगी ही नहीं, तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। आप देख रहे हैं, है ना, सेम रे है, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी जो है म्यू ही है, बट चूंकि आयोनाइजेशन डिफरेंट हो गया तो ये उतने ऊपर तक गई नहीं, वापस पहले ही आ गई।
तो इससे आप देख सकते हैं कि रेंज जो है वो रे का वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट मतलब स्काई वेव जो यूज करते हैं वो इसको काफी मॉनिटर करते हैं, है ना, करना ही पड़ता है उनको, ताकि उनको भी आइडिया रहता है कि भाई हमारी वेव जो है वो उसकी अभी रेंज कहाँ जा रही है, और है ना कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी चाहिए सेम रेंज को मेंटेन करने के लिए। उस तरह के इश्यूज वगैरह है ना वो लोग डील करते हैं। तो इस तरह से जो अर्थ का आयोनोस्फीयर है वो स्काई वेव्स के प्रोपेगेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अपन ने जितना अभी जो जो डिस्कस किया उसको बेसिकली समराइज कर रखा है एक जगह पे, है ना, उसको भी देख लें, सेम चीज है। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी रेंज ये अपन ने देख ही लिया, और अर्थ का आयोनोस्फीयर जो है इस पर रिफ्लेक्ट करता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये आप ध्यान में रखें। आयोनोस्फीयर की हाइट जो है वो इतनी किलोमीटर रहती है, और आयनाइजेशन होता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, ठीक है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो वेरी करता है ये भी अपन ने देख लिया। अच्छा, आयनाइजेशन जो है वो सुबह सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की रे जो है वो आयनोस्फीयर को पेनेट्रेट करके चली जाती है, ठीक। और उसका यूज जो है शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। इसमें रेंज मैंने नहीं लिखा है क्योंकि रेंज अपन ने अलग अलग डिस्कस किया था। तो जो लो एंगल इंसिडेंस वाली जो है मतलब उसकी रेंज जो है वो काफ़ी हो जाती है, 3000 किलोमीटर तक हो सकती है, और मतलब इससे ज़्यादा भी हो जाती है यदि हॉप करती हुई जाती है, तो है ना रे की रेंज जो है वो काफ़ी हो जाती है, मतलब वेव की रेंज काफ़ी हो जाती है। और नियर वर्टिकल इंसिडेंस वाली यदि नियर वर्टिकल एंगल वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी रेंज जो है वो 300 से 400 किलोमीटर पर रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है। इस तरह से रेंज वेरी करती है।